नमस्कार। इस वक्त की बड़ी खबर पाकिस्तान से आ रही है, जहां कुर्सी जाने के बाद इमरान खान का पहला रिएक्शन आया है। पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान ने बड़ा बयान देते हुए कहा, आजादी 1947 में मिली थी, लेकिन आजादी के लिए संघर्ष आज से शुरू हुआ है। इमरान बोले, विदेशी साजिश से जो सत्ता परिवर्तन हुआ है उसके खिलाफ जंग जारी है। यानी इमरान खान अभी भी हार मानने को तैयार नहीं है। जिस विदेशी खत का जिक्र वो करते आए हैं उसी को लेकर आज उन्होंने कुर्सी जाने के बाद फिर से ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि आजादी 1947 में मिली थी, लेकिन आजादी के लिए संघर्ष आज एक बार फिर से शुरू हो रहा है। ये ट्वीट किया है इमरान खान ने। पाकिस्तान बिकेम एन इंडिपेंडेंट state in 1947, but the freedom struggle begins again today against a foreign conspiracy of regime change. यानी ये ट्वीट किया है इमरान खान ने। तो पाकिस्तान में इमरान खान की सरकार गिर गई है और बहुमत होने के चलते मुस्लिम लीग एन के नेता शहबाज शरीफ का लगभग पीएम बनना तय माना जा रहा है। शहबाज शरीफ कुछ देर में नामांकन दाखिल करेंगे, लेकिन उससे पहले उन्होंने कश्मीर का मुद्दा उठाया है। शरीफ ने कहा, पड़ोसी मुल्क भारत के साथ शांति चाहते हैं, लेकिन कश्मीर पर हल के बिना भारत के साथ शांति संभव नहीं लगती है। तो कश्मीर का राग अलापना, अभी हालांकि कुर्सी मिली भी नहीं है, नामांकन दाखिल करेंगे, लेकिन कश्मीर राग अलापना शहबाज शरीफ ने शुरू कर दिया है। तो कश्मीर विवाद के हल के बाद ही शांति संभव है, यह शहबाज शरीफ ने कहा है। पीएम बनने से पहले शहबाज शरीफ ने भी कश्मीर राग छेड़ दिया है। और पाकिस्तान में इमरान सरकार के सत्ता खोने के बाद सियासी हलचल तेज हो गई है। पीएम पद के उम्मीदवार शहबाज शरीफ ने नेशनल असेंबली में अपना नामांकन पत्र भी दाखिल कर दिया है। बताया जा रहा है कि शहबाज सरकार में बिलावल भुट्टो विदेश मंत्री होंगे, लेकिन इस सियासी ड्रामे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या वाकई शहबाज शरीफ के पास ही सत्ता होगी या फिर सत्ता का केंद्र नवाज शरीफ होंगे, जो पीछे से सारे सियासी समीकरण फिट करेंगे और मोहरा होंगे शहबाज शरीफ। क्योंकि पाकिस्तान की सत्ता की म्यूजिकल चेयर के वैसे तो कई किरदार हैं, लेकिन 5 नाम सबसे ज्यादा अहम हैं, जिनमें प्रधानमंत्री के दावेदार शहबाज शरीफ हैं, लेकिन उनके साथ 4 और नाम भी हैं जो पाकिस्तान की कुर्सी और वहां सत्ता में दखलंदाजी करेंगे। नवाज शरीफ, इनमें से एक नाम आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो और मौलाना फजलुर रहमान। तो क्या शहबाज शरीफ केवल पाकिस्तान में चेहरा होंगे, मुखौटा होंगे? तो यह बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। हालांकि जो विपक्ष था उन्होंने एक तरह से कमान जो है उसकी बागडोर सौंपी है शहबाज शरीफ को। और कल जिस तरह से नेशनल असेंबली में जब इमरान जो हैं उनको शिकस्त मिली, उसके बाद सबसे पहला भाषण जो था वो शहबाज शरीफ ने दिया। उन्होंने तमाम तरह की प्रधानमंत्री को किस तरह से भाषण वो देते हैं, लगभग उसी लहजे में अपना भाषण दिया। उसके बाद बिलावल भुट्टो की बारी आई, लेकिन इसमें जो 4 नाम हमने गिराए हैं, नवाज शरीफ भाई है शहबाज शरीफ के, तो क्या वो पीछे से सब कुछ देखेंगे या फिर बिलावल भुट्टो के पिता अब्बा उनके आसिफ अली जरदारी या फिर फजलुर रहमान? क्योंकि जिस तरह से हमने देखा था इमरान के खिलाफ लगातार शिरकत करते थे, तमाम तकरीरें करते थे फजलुर रहमान। तो ये तमाम चीजें जो हैं अब ऐसे में ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं। और इस वक्त हमारे साथ कयूम सिद्दीकी साहब पाकिस्तानी पत्रकार जुड़ रहे हैं और राना अली जोहेब पाकिस्तानी पत्रकार, दो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो सबसे पहले कयूम सिद्दीकी साहब आपके पास मैं आना चाहूंगा। अभी देखिए इमरान खान ने ट्वीट किया, सबसे पहले तो उसी पे बात कर लेते हैं। कल हमने देखा दिन भर इंतजार होता रहा कि वो नेशनल असेंबली में आएंगे, नहीं आए। बहुत देर शाम वो आए और उसके बाद अचानक से उनका हेलीकॉप्टर उड़ता हुआ हमने देखा। अभी उन्होंने ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि आजादी 1947 में मिली थी, लेकिन आजादी के लिए संघर्ष एक बार फिर आज से शुरू हो गया है। इस ट्वीट को कैसे देखें? इसको उसी तरह से देखेंगे कि अपना वो अगला पब्लिक पोस्चर जो उन्होंने लिया है कि खुददारी और वही वाला कि मुझे निकाला इसलिए गया क्योंकि मैं पाकिस्तान को खुददारी से आगे चलाना चाहता था। अपनी वो फेलियर्स को छुपाने के लिए, जो इकोनॉमिक फेलियर्स हैं, पॉलिटिकल फेलियर्स हैं, डिप्लोमेटिक फेलियर्स हैं, उन सारी चीज़ों को, अपनी गवर्नेंस के फेलियर को, इन सारी चीज़ों को वो अना, खुददारी और उसके पीछे छुपाने की एक कोशिश है। तो जाहिर है ये अब काफ़ी अरसे तक हमें ये सुना जाएगा पाकिस्तान की सियासत में भी और इन सारे मामलात के अंदर। और राना अली साहब, जरा आपके पास आना चाहूंगा। इसका जो दूसरा हिस्सा है उनके ट्वीट का, उसमें लिखा है कि फॉरेन कॉन्स्पिरेसी
रिजीम चेंज के लिए। तो ये बात जो उन्होंने खत का भी जिक्र किया था, जिस खत के बारे में उन्होंने लगातार कहा कि विदेशी साजिश जो है वो पाकिस्तान को गुलाम बनाने की, भिखारी बनाने की जो है, उसको वो रंग नहीं लाने देंगे, इसका भी जिक्र उन्होंने आज इस ट्वीट में किया है। जी बहुत शुक्रिया। देखें, फॉरेन कॉन्स्पिरेसी की जब आपने बात की है तो इसी को साथ में अटैच करना चाहता हूं अपनी बात की बात का जवाब देने से पहले। एक बात मैं आपको यहाँ पे सबको करना चाहता हूँ और आपके मुनासबत से आपके सारे व्यूवर्स को भी, कि कल शाम आपके शो में एक गेस्ट थे अयूब मिर्जा साहब, जिन्होंने एक ऑडियो चलाई आपके आपके शो के अंदर, जिसमें उस ऑडियो में उन्होंने ये कहा कि जी ये एक ब्रिगेडियर शाहद और दूसरे ब्रिगेडियर अहमद हैं जो आपस में बात कर रहे हैं, और वो ये कह रहे हैं कि जो ये सारी पाकिस्तान के अंदर सूरत हाल हुई है इसके पीछे जनरल बाजवा और फौज है। यहाँ तक कि उन्होंने उनकी कोर और रेजिमेंट तक बताई, लेकिन आज हम अपने सोर्सेज के जरिए उसको कंफर्म कर चुके हैं कि जो ऑडियो, वो सेगमेंट जो 6 मिनट का आपके शो में आपके चैनल पे चलाया गया अयूब मिर्जा साहब की तरफ से, वो बिल्कुल फेक और कंप्लीट फेक है। उसको वो ऑडियो जो है उसका आर्मी के साथ या ब्रिगेडियर्स, जो जिन 2 ब्रिगेडियर्स का नाम लिया जा रहा है, उनका उनके साथ कोई ताल्लुक किसी किस्म का नहीं है। ये मैं बड़ा क्लियरली आपको बता रहा हूँ। आप, मुझे ये था कि शायद वो इस शो में मौजूद होंगे अयूब मिर्जा साहब, लेकिन वो नहीं है। तो चलें, नेक्स्ट अगर उनके साथ बात होगी या वो सामने आएंगे तो हम उनको क्लियर कर देंगे। तो आपसे भी गुजारिश यही करेंगे कि ठीक है सर, मेरा जो सवाल था वो इमरान खान के ट्वीट को लेकर था, अगर आप उस पर बोलें तो। जी मैं अब उसी पे आ रहा हूँ। देखिए, फॉरेन कॉन्स्पिरेसी का एक जो उन्होंने ये राग अलाप रहे थे 7 तारीख से लेके, उस पे हम ये समझते हैं कि अगर वो उनके पास इस तरह की कोई बात थी तो जिस इन्वेस्टिगेशन की, जिस इंक्वायरी की और जिस कोर्ट में वो आज जाने के लिए तैयार हैं, ये उनको आज से पहले जाना चाहिए था और आज से पहले इस बारे में सोचना चाहिए था। अब शायद वो इसको एक विक्टिम कार्ड के तौर पर ले रहे हैं हमारे मुताबिक। ये चलिए, हमारे साथ 3 और खास मेहमान जुड़ गए। इफ्तिखार गुज्जर साहब हैं, आप लीडर हैं पीटीआई के, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। जब्बार चौधरी साहब जर्नलिस्ट हैं पाकिस्तान से, वो हमारे साथ जुड़ गए। और साथ ही साथ मैं तारुफ कराना चाहूंगा मेजर जनरल रिटायर्ड जीडी बख्शी साहब का, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। आप सभी का सर बहुत बहुत स्वागत है। बख्शी साहब, सबसे पहले मैं जनरल बख्शी आपके पास आना चाहूंगा। देखिए, आज जो इमरान ने ट्वीट किया अभी उन्होंने कहा कि 1947 में आज़ादी मिली थी, लेकिन अब आज से आज़ादी के लिए फिर से एक स्ट्रगल शुरू हो रहा है। और उन्होंने फिर एक विदेशी जो कॉन्स्पिरेसी है उसका भी जिक्र किया कि रिजीम गिराने के लिए जो विदेशी कॉन्स्पिरेसी है। तो यानी अभी तक वो हार मानने को तैयार नहीं। कल हमने दिन भर देखा नेशनल असेंबली में वो आएंगे, लेकिन नहीं आए, और देर शाम वो आए और फिर हेलीकॉप्टर से उन्हें जाते हुए हमने देखा। तो किस तरह से देखें इसको? यानी वो अपनी बात पर अभी भी कायम है जो लगातार वो विदेशी खत का जिक्र कर रहे थे। देखिए, ये जो विदेशी कॉन्स्पिरेसी का तमाशा है, आई थिंक इट हैज़ बीन स्ट्रेस्ड अ बिट टू फार, और मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई दम है, खास ठोस दम है, क्योंकि वो ऐसा जताने की कोशिश कर रहे हैं कि सारी दुनिया को इतनी अहमियत लग रही है पाकिस्तान की और इमरान खान साहब की कि बस वो उनको गिराने में लगे हुए हैं। वो चिट्ठी थी क्या? एक इंटरनल कम्युनिकेशन एम्बेसडर की, पाकिस्तान के जो जिनका टेन्योर ख़त्म हो चुका था, वो फेयरवेल डिनर पे या लंच पे जो भी उनको उनकी बातचीत हुई, गुफ्तगू हुई कुछ अमेरिकन ऑफिशियल से, और वो भी लोअर ऑफिशियल से, यानी जॉइंट सेक्रेटरी लेवल ऑफिशियल से जो गुफ्तगू हुई लू साहब से, उसको उन्होंने बुनियाद बना के भेज दिया और उसको बुनियाद बनाया कि साहब एक कॉन्स्पिरेसी है। अगर मेरे ख्याल हम चिट्ठी पढ़ भी लें तो हमको कोई उसमें ऐसा नहीं मिलेगा कि इतने पैसे इसको दिए, इतने पैसे इसको दिए। और फिर इन्होंने बड़ी बखूबी से इसका इस्तेमाल किया, जिसको बोलते हैं ना स्पिन डॉक्टरिंग करते हुए इसका इस्तेमाल किया। देखिए, बात बड़ी क्लियर है, इमरान खान साहब की स्ट्रैटेजी बहुत साफ थी। वो समझ गए थे कि आर्मी का सपोर्ट मेरी पीठ से हट चुका है, क्योंकि बुशरा बीबी की इंस्टिगेशन पे इमरान खान साहब ने सीधे पंगे लिए थे आर्मी चीफ जनरल बाजवा साहब से, और ख़ासतर जो अपॉइंटमेंट ऑफ डीजी आईएसआई बहुत नाजुक सब्जेक्ट है पाकिस्तान की फ़ौज में, पहले भी कूद इसी के चलते हुए हैं। तो उसको उन्होंने जब लिया तो वो समझ गए कि मेरे डेज आर नंबर्ड, और वो जाना चाहते थे एक ब्लेज ऑफ ग्लोरी में, एक ब्लेज ऑफ ग्लोरी में वो जाना चाहते थे। और वो चाहते थे कि मैं सियासी शहीद बनूं,
मैं दुनिया को दिखाऊं कि मैं वो डेविड हूँ जिसने पाकिस्तान की फौज के गुलायत के ऊपर से पंगा लिया है, मैंने अमेरिका से पंगा लिया है। 3 ए चलाते हैं, ट्रिपल ए पाकिस्तान को, आर्मी, अमेरिका, अल्लाह, नॉट नेसेसरीली इन दैट ऑर्डर। तो उन्होंने लोगों को जताने की कोशिश की कि अल्लाह ताला की दुआ से मैं जो है मैं लड़ रहा हूँ पाकिस्तान की फ़ौज से, अमेरिका से, जो पाकिस्तान को की खुददारी पे चोट कर रहे हैं वगैरह वगैरह। अब ये सब मेरा ख्याल एक अनपढ़ बेचारे रिक्शा वाले के लिए बहुत उसको उकसा दे ऑन द स्ट्रीट। लेकिन मैं नहीं समझता कि कोई पढ़ा लिखा इस कॉन्स्पिरेसी को ज्यादा इफ्तिकार साहब जी, मैं जनरल साहब आऊंगा आपके पास। अगर आप मान लो वो स्ट्रीट को भी अपील कर रहे हैं जी, तो हमने अभी तक कोई स्ट्रीट में इतनी हरकत नहीं देखी, कोई अरब स्प्रिंग नहीं हो रहा है इस्लामाबाद में। लोग जो है अभी तक सड़कों पर निकल के नहीं आए अपने प्यारे नेता के लिए। वो रोते, ही वॉज टेकन क्राइंग एंड किकिंग टू दी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। ठीक है सर, जनरल साहब यही चीज हम जरा इफ्तिकार साहब से समझ लेते हैं। इफ्तिकार साहब, जरा आपसे मैं जानना चाहूंगा, आपसे समझना चाहूंगा। देखिए, तमाम पाकिस्तानी मीडिया को हम देख रहे थे, सुन रहे थे, सबका ये कहना था कि नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है उसमें शिकस्त मिलने वाली है इमरान साहब को। लेकिन शायद उनकी जिद थी, उन्होंने जो एड्रेस किया एक दिन पहले उसमें भी उन्होंने कहा कि देखिए अमेरिका जो है वो चाहता है गुलाम और भिखारी बना रहे हमारा देश। युवाओं से उन्होंने अपील की, फिर उन्होंने आवाम से कहा कि रविवार को जो है संडे वाले दिन सबको सड़कों पर उतर जाना है शांतिपूर्वक तरीके से। लेकिन यह बात उन्हें मालूम थी, बावजूद उसके कोर्ट की एक तरह से सुप्रीम कोर्ट की नाफरमानी हुई, ये भी तमाम जर्नलिस्ट ने बात की। ये सब करने की क्या आपको लगता है कि जरूरत थी? बिस्मिल्लाह, बहुत शुक्रिया जी। और मैं सुन रहा था बड़े गौर से अपने प्यारे दोस्त तैयब सिद्दीकी साहब और जो दूसरे तजिया निगार हैं जनरल साहब को भी अच्छे तरीके से मैंने सुना। मैं इन सब से आपके तवज्जुह से ये गुजारिश करूंगी कि हम एक पार्टी हैं, हम एक फरीक हैं इस पूरे मसले में। हम जब ये कह रहे हैं कि भाई ये एक लेटर है, ये एक चिट्ठी है जिसमें पाकिस्तान की जो रजीम चेंज के लिए एक थ्रेट है कि अगर इमरान खान रहेगा तो आपके साथ बुरा सलूक किया जाएगा और अगर इमरान खान चले जाए तो आपको माफ कर दिया जाएगा। जब हम बार बार अपनी कोर्ट से, अपनी अदालतों से ये दरख्वास्त कर रहे हैं कि इसको भी आप प्रूव करें, इसको भी आप देखें, इसके ऊपर आप सोचें, तो कोई नहीं सोचता, कोई नहीं सुनता। हमें ये कहा जाता है कि भाई जब हम कोई भी दरख्वास्त लेके जाएं, 63A की लेके जाएं, तो हमें कहा जाता है कि ये मसले मसाइल आप अपने असम्बली में हल करें, ये कोर्ट में नहीं है। फिर दूसरी जानब होता यूँ है कि रात के 12 बजे भी अदालतें लग जाती हैं और उन अदालतों में फिर सुना भी जाता है। वो पंजाबी में एक बड़ी मशहूर मिसाल है कि इन अदालतों ने इस हमारे अपोजिशन को ये कहा हुआ है कि जिथे फंसो सानू दसो, कि जहां आप फंस जाएं आप हमें कॉल करें, हम आपकी खिदमत के लिए तैयार बैठे। पाकिस्तान की तारीख, पाकिस्तान के जो 3 वज़ीर आज़म इस दुनिया से गए हैं, लियाकत अली खान शहीद हुए, वो भी आपको पता है क्या साजिश थी, और वो बाहर की साजिश थी। दूसरी साजिश हम समझते हैं कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ भी ऐसी ही साजिश की गई और उनको अदालती कत्ल हुआ। ये अदालत बिल्कुल पीपल्स पार्टी का क्वेश्चन आज भी जिंदा है कि उसको वो अदालती कत्ल कहती है। फिर पीपल्स पार्टी ने एक दूसरा फैसला सुप्रीम कोर्ट का, उसको चमक का जो है वो शाखसाना करार दिया, वो था जस्टिस नसीम हसन शाह का, उनकी हुकूमत को बहाल करना। अब ये तीसरी बार ऐसा हुआ है कि अदालत सामने आ चुकी है और लोग सवाल उठा रहे हैं इस वक्त। आपने कहा ना जनरल साहब कि यहाँ पे लोग नहीं आए, आप 27 मार्च का वो जलसा आपके जहन में है, उस वक्त तो चिट्ठी नहीं डिस्क्लोज हुई थी। उस वक्त इमरान खान ने सिर्फ कॉल किया था कि आए मेरी बात सुने, और लोग लाखों की तादाद में मौजूद थे। लोग अब भी आएंगे। ये बड़ा एक गैर पसंदीदा फैसला हुआ है। बाकी आपने पूछा एंकर साहब,
सर वो आपने ये कहा संडे कि का हम जिक्र किया था उन्होंने, इमरान इसको- खान साहब ने संडे का जिक्र किया था, आवाम से एक अपील की थी उन्होंने कि आप ज्यादा से ज्यादा बड़ी क्यों आज संख्या रात में। को है सर, जी आज रात को इशा की नमाज हेलो। के बाद का है सर। आज लोगों ने रोजा इस वक्त रखा हुआ है। रोजे से इंसान जो है जी वो उसको चलना मुश्किल होता है, रमजान है। जी तो आज संडे का 9 बजे का है सर, और इंशाअल्लाह आप उसको देखिएगा। ठीक है सर, आपकी ठीक है तसल्ली सर, हो मैं जाएगी। जरा आपके पास आता हूं सर। बिल्कुल, मैं आपके मैं समझ गया, आप ये जितने कह रहे हैं कि रात 9 बजे के participants बाद जो हैं, इमरान जितने खान आपके साहब ने channels अपील की हैं, थी, जो आह्वान किया था, लोग निकलेंगे, आप कह रहे हैं आवाम सड़कों पर निकलेगी। खैर चलिए, मैं अभी उसमें थोड़ा वक्त है, हम देख लेंगे वो। एक आधे मिनट में एक बात खत्म करके जी फिर मैं अपने दोस्तों की बात की तरफ जाऊंगा, जी जी क्योंकि पैनल बड़ा जबरदस्त है और मेरे पसंद का पैनल। जी फिर हमने कल क्या किया कि जब हमारी कोई ना सुने, ना इस्लामाबाद की हाई कोर्ट सुने, हाँ ना हमारी सुप्रीम कोर्ट सुने, जी और जनाब अली रात को ही कोई इकबाल साहब 12 बजे कोई इस तरह की दरखास्त देते हैं, और फिर अजीबोगरीब एक बात आ गई कि भाई बाजवा साहब को कोई नहीं हटा सकता। यानी पूरी दुनिया में हमारा इस वक्त मजाक उड़ाया जाए। आप इंडियन चैनल को छोड़े, पूरी दुनिया मजाक उड़ा रही है कि यार ये क्या इनके आपस में चल रहा है, कि फौज की क्या इमरान खान के साथ टसल है, हमारी तो फौज के साथ कोई टसल नहीं। फिर हमने असेंबली के अंदर जाके ये डिस्कस किया, हमने सवाल उठाया, और इस सवाल पे बहस चली, और वो रिकॉर्ड का हिस्सा बन गई है। अब हमें अगर इक्तदार से अलग कर दिया तो कोई बात नहीं, हम फिर आ जाएंगे, और ना भी आए तो पॉलिटिकल वर्कर तो अपनी स्ट्रगल करता है। हमारी स्ट्रगल से वाकिफ है पार्टिसिपेंट, ठीक है सर। सिद्दीकी भी बैठे हुए। ठीक है उसने सर। जब इनकी दाढ़ी सफेद नहीं हुआ करती थी तो इनके साथ मिलके हमने मुशर्रफ के खिलाफ कितनी बड़ी जद्दोजहद की। ठीक है सर। छोटा से हम वर्कर है, हम लीडर शीडर कोई नहीं। ठीक है सर, तो ये बात है। ठीक है सर, मैं लौटूंगा आपके पास सर। और इस बीच आपको बता दें, इमरान खान ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ संसदीय बोर्ड की एक बैठक बुलाई है बनीगाला, जहां उनका घर है। वहां पर इमरान खान की मीटिंग जो है वो आगे की स्ट्रेटेजी, आगे की रणनीति पर चर्चा करने वाले हैं इमरान खान। जब्बार साहब, जरा मैं आपके पास आना चाहूंगा। देखिए, कल ये जो कुछ हुआ है, कहीं ना कहीं इमरान खान को ये बात पहले से मालूम थी कि ये सब होने वाला है, बावजूद उसके दिन भर वो नहीं आए नेशनल असेंबली। उसको किस तरह से आप देखते हैं? और फिर अब जो है वो शाह महमूद कुरैशी जो हैं वो नामांकन दाखिल करेंगे प्रधानमंत्री के रूप में, वो जो है अपना उम्मीदवारी जो है लेकर आ रहे हैं, इसको किस तरह से देखें? देखिए, गुजर साहब ने भी जो बातें की हैं, वो एक पॉलिटिकल वर्कर हैं, उन्होंने खुद बताया। उनको पाकिस्तान में पॉलिटिक्स करने का, एक नैरेटिव पुश करने का, नैरेटिव बनाने का, आगे लेके जाने का, और चीज़ों को अपने प्रोस्पेक्टिव में देखने का पूरी तरह अख्तियार है। जहाँ तक ये बात, जो खत की बात हो रही थी, मैं एज ए जर्नलिस्ट भी और वैसे एक लेमैन भी, एक पाकिस्तानी जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उनको इस हद तक तो मैं ज़रूर मार्जिन देता हूँ कि वो जो कहते थे, जो कह रहे हैं, उनको जो कम्युनिके मिला है उसको देखा जाना चाहिए था, उसको प्रोब होना चाहिए था। लेकिन मेरा जहाँ तक जो दूसरा ख्याल है वो ये है कि इमरान खान ने खुद इस पूरे ख़त को मिस हैंडल किया है, क्योंकि बहुत सारे सवाल उस वक्त उठना शुरू हो गया कि अगर 7 तारीख को एक इस तरह की धमकियां में कोई कम्युनिकेशन पाकिस्तान को मौसूल हुई थी, तो इस पे प्रॉम्प्ट रिएक्शन क्यों नहीं दिया गया? इमरान खान ने उसी वक्त फौरी तौर पे तमाम फोरम्स पे ये खत का डंडोरा क्यों नहीं पीटा? इसके लिए 20 दिन उन्होंने इंतजार क्यों किया? क्या वो इससे कोई पॉलिटिकल माइलेज लेना चाह रहे थे? क्या वो ये देख रहे थे, उस वक्त तक उनको ये एहसास था कि मेरी जो अदम एतमाद की जो मोशन है ये बच जाएगी, मैं इसमें सर्वाइव कर जाऊंगा? तो क्या वो उनके जहन में ये था कि अगर जो मेरे एलाइज पार्टीज हैं, अगर वो मेरे साथ ही रहती हैं, तो फिर जो है वो मुझे कोई निकाल नहीं सकेगा, मैं ये मोशन डिफीट हो जाएगी, तो फिर मुझे इस खत को सामने लाने की जरूरत नहीं रहेगी? क्योंकि उन्होंने इस खत को उस वक्त सामने लाया जब पाकिस्तान के जो उनके साथ जो इत्तेहादी थे, जो उनके साथ गठबंधन के लोग थे, वो जब चलना शुरू हो गया, जब एमक्यूएम फाइनल कॉल की, एमक्यूएम जा गई, उसके बाद वो खत को लेके आए। इस पे उनके पर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं कि उन्होंने इस खत को पॉलिटिकली इस्तेमाल किया है। लेकिन फिर भी मैं अभी भी कहता हूं कि जो उन्होंने जो नैरेटिव बिल्ड किया है, वो पाकिस्तान के बहुत सारे लोगों ने, उनके जो फॉलोअर्स हैं, वो उस पर बिलीव करते हैं। और जब तक इसका नितारा नहीं हो जाता, जब तक इस खत का जो है वो पूरी तरह खुलासा नहीं हो जाता, और जो आने वाली गवर्नमेंट है इसके लिए भी बड़ा चैलेंज है, क्योंकि इस खत के साथ, इस टैग के साथ अगर वो
नेक्स्ट इलेक्शन में जाते हैं तो बहुत सारे मसाइल होंगे उनके लिए भी। बिल्कुल, बहुत इसलिए महत्वपूर्ण बात आपने कही है, बहुत इंपॉर्टेंट बात की है कि वो जो खत का जिक्र कल जो स्पीकर थे नए, उन्होंने भी ये बात कही कि वो मैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को सौंपने वाला हूं और विपक्ष भी उसे देख सकता है। वो जो खत जिसका कि जिक्र इमरान खान ने किया और कल पूरा वो खत का किस्सा जो है वो चलता रहा। हमारे साथ खास मेहमान बने हुए हैं। अब जरा जब हम लौटेंगे तो शहबाज शरीफ साहब के बारे में भी बात करेंगे कि क्या चूंकि विपक्ष ने उनके नाम को आगे किया, वो अकेले होंगे या पीछे से सरकार जो है वो कोई और चलाएगा अगर शहबाज शरीफ प्रधानमंत्री बनते हैं पाकिस्तान के। तो पाकिस्तान में इमरान सरकार के सत्ता खोने के बाद सियासी हलचल अब तेज हो गई है। पीएम पद के उम्मीदवार शहबाज शरीफ ने नेशनल असेंबली में अपना नामांकन पत्र भी दाखिल कर दिया है और ऐसा बताया जा रहा है कि शहबाज सरकार में बिलावल भुट्टो विदेश मंत्री होंगे। लेकिन इस सियासी ड्रामे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या वाकई शहबाज शरीफ के पास ही सत्ता होगी या फिर सत्ता का केंद्र कोई और होगा, क्योंकि चार किरदार उनके अलावा और भी हैं। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। जनरल बख्शी, जरा आपके पास में आना चाहूंगा। देखिए, शहबाज शरीफ अभी सिर्फ नामांकन ही दाखिल किया लेकिन कश्मीर का जिक्र छेड़ दिया उन्होंने। देखिए, रियलिस्टिकली मैं एक बात आपसे कहना चाहूँगा कि भारतवर्ष को बहुत कम फर्क पड़ता है कि चाहे शहबाज शरीफ हो चाहे इमरान खान हो, जो नेशनल सिक्योरिटी की पॉलिसीज़ हैं पाकिस्तान में, वो अख्तियार किसी प्राइम मिनिस्टर का नहीं इलेक्टेड, बल्कि वो अख्तियार है पाकिस्तान की फ़ौज का। कश्मीर के ऊपर पॉलिसी, भारत के लेकर पॉलिसी, न्यूक्लियर पॉलिसी, चीन की पॉलिसी, अफ़गानिस्तान की पॉलिसी, इसमें कोई अख्तियार नहीं है सिविलियन एडमिनिस्ट्रेशन का। ये सब फैसले लेती है पाकिस्तान की फ़ौज, और वो तो कांस्टेंट है ही है। एक ऑर्गेनाइजेशनल एंटिटी है जिसका अपना व्यू पॉइंट है। और चाहे हमने देखिए नवाज शरीफ से कितनी बातचीत की कोशिश करी, कितनी बार टॉक्स करने की कोशिश करी, वो भी टॉक्स चाहते थे, क्या हुआ? हर बारी वो बात करते थे और पाकिस्तान की फ़ौज और ISI कोई ना कोई हथकंडा, चाहे उड़ी का हमला, चाहे पठानकोट का हमला, इस टाइप का हमला छोड़ देती थी। और ये जो डायरची, जो डिसोनेंस है विद इन द डीप स्टेट एंड द अपेरेंट स्टेट इन पाकिस्तान, वो तो चलती रहेगी। तो हमें कोई खास फर्क नहीं पड़ता कि ये आए या वो आए, आया राम आए गया राम आए। ठीक है सर। वो सब इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन को ही देखेंगे, वो इकोनॉमी को ही देखेंगे पाकिस्तान की, और उसको संभाल पाए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इस वक्त तो बहुत बुरी हाल में है पाकिस्तान की इकोनॉमी। और मैं एक और बड़ी वजूहात उसकी बता दूं, पाकिस्तान की इकोनॉमी की तबाही की बड़ी वजह है पाकिस्तान की फौज। उसको कंपटीशन करना है इंडिया से, उसको जो है, अगर हमने रफाल खरीदे हैं तो एकदम चीन से J-10C जेट चाहिए, एकदम चीन से पनडुब्बियां चाहिए, फाइटर जेट चाहिए, बॉम्बर चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए। वो मतलब ऐसी हालात में जहां पाकिस्तान की इकोनॉमिक तबाही के मंजर पे खड़ा है, आप पीटर से बोरो कर रहे हैं टू प्ले पॉल। उस टाइम में पाकिस्तान की फौज मोस्ट एक्सपेंसिव टॉयज खरीदने की होड़ में लगी हुई है, और ये असली वजह है पाकिस्तान की इकोनॉमिक सत्यानाश की। बिल्कुल बिल्कुल। आप जरा कयूम साहब, मैं आपके पास आना चाहूंगा। देखिए, आपके तजुर्बे से हमें बहुत कुछ जानकारी मिलेगी पाकिस्तान के बारे में। देखिए, शहबाज शरीफ क्या वो केवल चेहरा होंगे, क्योंकि पीछे जो चार और नाम जिनका जिक्र हम लगातार कर रहे हैं, नवाज शरीफ साहब हों, बिलावल भुट्टो हों, जरदारी साहब हों या फजलुर रहमान हो, उनकी किस तरह की भूमिका आप देखते हैं, उनकी किस तरह की इन्वॉल्वमेंट आप देखेंगे इस पूरी, यदि अगर प्रधानमंत्री बनते हैं शहबाज शरीफ साहब। और चूंकि डॉलर जो है वो 180 रुपये पहुंच गया है, तो एक बहुत बड़ा चैलेंज जिसका जिक्र जनरल साहब भी कर रहे थे, जो आवाम है वो बहुत नाराज है, तो उनकी जिम्मेदारी भी इस नई सरकार पर होगी, तो बहुत बड़ा चैलेंज भी है। नहीं, इसमें कोई शक नहीं कि उनको चैलेंज होगा, लेकिन इस पे आने से पहले मैं ज़रा ये इन्होंने जो पाकिस्तान के हवाले से और इंडिया और पाकिस्तान रिलेशनशिप के हवाले से बात की है, तो इस पे मैं एक छोटी सी बात करूंगा और फिर मैं इसको पास ऑन कर दूंगा, क्योंकि उसके बाद फिर बिटरनेस जो है वो आ जाएगी। देखें, हमें अपने दुश्मन से बचाव के लिए अपना जो फ़र्ज़ है वो तो अदा करना ही पड़ेगा। मुझे रोटी ना मिले, मैं उसको बेच के और जो है वो अपना बंदूक ज़रूर ख़रीदूँगा अगर मेरे कुछ डाकू मेरे ऊपर आने की कोशिश करेगा। ठीक है ना जी? पहली बात तो ये, इससे आगे मेरा ख्याल इस डिस्कशन को हमें आगे नहीं बढ़ाना चाहिए, वरना बड़ी तू मैं तक बात पहुँच जाएगी।
दूसरी बात है, जहां तक अपना शहबाज शरीफ साहब की, कि आया शहबाज शरीफ जो है वो एक पुतली होंगे और उनको पीछे से कोई और चला रहा होगा। मेरा ख्याल है कि शहबाज शरीफ की जो पॉलिटिकल एक्सपीरियंस है और उनका अमूर चलाने का, कि एक प्रोविंस को चलाने का एक्सपीरियंस किसी भी दूसरे एडमिनिस्ट्रेटर से कहीं ज़्यादा है। और फैसलों की बात जहाँ तक होगी, कोलिशन गवर्नमेंट है और अब हमारे जो आइन है उसके अंदर कोई भी फेडरल गवर्नमेंट फैसला जो है कैबिनेट की मंजूरी के बगैर नहीं कर सकता। 18th अमेंडमेंट के बाद और सुप्रीम कोर्ट के फैसले आने के बाद अब आपकी कैबिनेट जो है उसके थ्रू आपकी फेडरल अथॉरिटी एक्सरसाइज होती है सारी की सारी जी। तो उसमें जाहिर है एक कोलिशन कैबिनेट होगी, जैसे कि इफ्तिखार साहब की कैबिनेट थी। उस कैबिनेट के अंदर जाहिर है ये सारे मामला जो हैं वो आए हैं, ज़ेरे बहस आए हैं। उन्होंने इसके ऊपर एक तवील मुशावरत की है और उस तवील मुशावरत के बाद सीजन पॉलिटिशियंस हैं और कोलिशन गवर्नमेंट से लाने का तजर्बा रखते हैं। तो उसमें बेहतर होगा अगर आप देखें कि बिल्कुल नवाज शरीफ साहब की कठपुतली नहीं होंगे शहबाज शरीफ साहब। अब जो है वो उनको बतौर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान एक्ट करना होगा। अगर वो इलेक्ट होते हैं, पहले तो भी तो देखते हैं कि ये इलेक्शन क्योंकि कल है, उससे इलेक्शन से पहले कुछ भी हो सकता है। तो बतौर उनके बज़ाहिर नज़र ये आ रहा है कि वो जीत जाएंगे, क्योंकि 174 का उन्होंने फिगर क्रॉस किया है कोलिशन ने। तो मेरा ख्याल है कि जो इफ्तिखार साहब के चीफ एग्जीक्यूटिव थे उनसे 1000 दर्जे बेहतर इकोनॉमी को मैनेज करने के हवाले से और लॉ एंड ऑर्डर को मैनेज करने के हवाले से अच्छी परफॉर्मेंस रखते हैं। चलिए, इफ्तिकार साहब जो हैं शायद आपके इस जवाब को सुन के इत्तेफाक नहीं रखेंगे, उनसे भी हम जानेंगे थोड़ा। तो इमरान सरकार के सत्ता खोने के बाद अब पाकिस्तान में जबरदस्त सियासी हलचल है। इस बीच पीएम पद के उम्मीदवार शहबाज शरीफ ने नेशनल असेंबली में अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। अब चुनाव होगा, अब देखना होगा कि शहबाज शरीफ प्रधानमंत्री बनते हैं, किस तरह से बनते हैं, इसी बारे में हम चर्चा भी कर रहे हैं। जरा राणा साहब, मैं आपके पास आना चाहूंगा। राणा अली साहब, जो बात हम लगातार कर रहे हैं कि जो डगर है पनघट की वो बहुत मुश्किल है, बहुत कठिन है, तो लगता है आपको कि कोalition गवर्नमेंट चलाना, हालांकि बहुत तजुर्बा है, सीएम रहे हैं पंजाब सूबे के और उसमें उनका रिकॉर्ड है एक तरह का और काफी अच्छा काम उन्होंने वहां किया है, तो लगता है आपको कि राह जो है मुश्किल है लेकिन चला पाएंगे कोalition गवर्नमेंट? जी, इसमें वाकई कोई शक नहीं है कि शहबाज शरीफ साहब ने जिस तरह से पंजाब को संभाला हुआ था और जो उन्होंने पंजाब की आवाम के लिए जो डेवलपमेंट वगैरह के काम किए, जिस तरह से उन्होंने प्रोजेक्ट्स जो हैं वो शुरू किए और उनको ख़त्म भी किया, तो ये उनकी परफॉर्मेंस जो है उस पर तो किसी किस्म की शक नहीं किया जा सकता। लेकिन इस वक्त जब हालात पाकिस्तान के खाते कि एक सूबे में एक सूबा जो महदूद है उसको लेकर एक पूरे पाकिस्तान को लेके उसमें फर्क तो आता है। आपकी परफॉर्मेंस जो है उसका असल इम्तिहान, मैं समझता हूं कि शहबाज शरीफ साहब का असल इम्तिहान जो है वो अब शुरू होगा कि जब उनको ये पता चलेगा कि सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है, केपीके के अंदर पीटीआई की गवर्नमेंट है, पंजाब में अभी 16 को फैसला होना है, तो सेंटर में बैठ के हालात जो हैं वो कुछ और होते हैं, जबकि एक सूबे की हद तक हालात कुछ और होते हैं। लेकिन उनके रिकॉर्ड को देख के हम ये कह सकते हैं कि वो हालात को काबू कर लेंगे। वक्त जरूर उन्हें लगेगा, ऐसा नहीं है कि अगर वो कल पीएम बनते हैं तो अगले 1 माह के अंदर 2 माह के अंदर वो हर चीज पे काबू पाके बिल्कुल पाकिस्तान को एक स्मूथली आगे लेके चल पड़ेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है और ये इतना आसान है भी नहीं है। लेकिन हम ये समझते हैं कि चैलेंजेस उनके लिए हैं, बहुत ज्यादा है, लेकिन वो उनको ओवरकम कर लेंगे। उसके लिए उन्हें थोड़ा सा वक्त चाहिए होगा, जो आई थिंक अगर वो 1.5 साल ये गुजारते हैं तो फिर ही है कि वो इसको आगे लेके चलेंगे। बिल्कुल, तो ये तो एक पहलू है जहां शहबाज शरीफ अगर प्रधानमंत्री बनते हैं, जिसकी काफी उम्मीद भी लग रही है, लेकिन अभी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो है हिम्मत नहीं हारी है। अभी एक तरफ वानीगाला जहां घर है इमरान खान का, वहां पीटीआई के तमाम लोगों के साथ वो मीटिंग कर रहे हैं इमरान खान, और दूसरी तरफ शाह महमूद कुरैशी जो हैं वो भी अपना नामांकन दाखिल करने जा रहे हैं। तो इमरान सरकार के सत्ता खोने के बाद पाकिस्तान में जबरदस्त सियासी हलचल है, इसी पर हम लगातार बात कर रहे हैं। खास मेहमान हमारे से जुड़े हुए हैं, जब्बार चौधरी साहब हमारे साथ हैं, पाकिस्तानी जर्नलिस्ट। जब्बार चौधरी साहब, जरा आपसे समझना चाहेंगे, देखिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अभी भी उम्मीद छोड़ी नहीं है। उन्होंने साफ साफ ये ऐलान कर दिया, शाह महमूद कुरैशी साहब भी नामांकन करने जा रहे हैं। हालांकि नो कॉन्फिडेंस मोशन में शिकस्त जरूर मिली है, लेकिन उन्हें उम्मीद है कि जब नॉमिनेशन उन्होंने भरा है कि
उन्हें नंबर्स मिल सकते हैं, लिहाजा उन्होंने भी अब नॉमिनेशन दाखिल किया है। देखिए, मैं आपके सवाल पे आने से पहले एक छोटी सी एक बात सर, जनरल साहब डिस्कशन को बिल्कुल एक और तरफ से ले जाना चाह रहे थे, और मैं उम्मीद करता हूं कि सिद्दीकी साहब ने जो उनको थोड़ा कहा है वो उसको काफ़ी बेहतर समझेंगे और उसको बात को छोड़ेंगे। लेकिन एक सिर्फ पॉइंट मैं ऐड करना चाह रहा हूँ। जनरल साहब ने फ्लैटली सारे इल्ज़ाम हम लोग के पाकिस्तान पे लगा दिए। मैं इनको ये भी बताना चाहता हूँ कि जो क्या क्या हिंदुस्तान ने पाकिस्तान में होने वाली 2016 की सार्क कॉन्फ्रेंस को सबूटाज करने के लिए उड़ी का ड्रामा नहीं रचाया था वहां पे? खैर, ये भी जवाब दीजिएगा इनका, लेकिन मैं आपकी बात पे आता हूँ। बाकी देखिए, मैं इमरान खान मैदान नहीं छोड़ेंगे और उनको छोड़ना भी नहीं चाहिए। वो पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्ट्रगल कर रहे हैं, उनको बिल्कुल करनी चाहिए। लेकिन एक जो फैसला अभी थोड़ी देर पहले जिस मीटिंग का बार बार आप जिक्र कर रहे हैं, वो मीटिंग हो चुकी है और उसमें जो फैसला हो गया है कि इन्होंने आज रात को फाइनल उसका फैसला करना है कि क्या तमाम पीटीआई के जितने सांसद हैं, 150 टोटल तादाद है, लेकिन उसमें से कोई 30-35 तो पहले ही जो है अपना साइड पे होकर बैठे हैं, तो इन लोगों ने इस्तीफे देने का फैसला किया है, यानी कि असेंबली से बाहर निकलने का फैसला किया है। मेरे ख्याल में ये फैसला इनका अच्छा नहीं है, बेहतर नहीं है, क्योंकि इससे इनकी पार्टी को नुकसान होगा। गुज्जर साहब इसका बयान अपना इसका जवाब देंगे कि वो क्या समझते हैं। लेकिन इमरान खान जो है वो अब सारी जो स्ट्रगल है अपनी, सारी जो जिद्दोजहद है, वो इसको स्ट्रीट्स में लेके आएंगे, वो पाकिस्तान की सड़कों पे लेके आएंगे। वो हर मुमकिन कोशिश करेंगे कि ये हुकूमत जो बनी है ये चल ना पाए, ये कोई ऐसा काम ना करने पाए कि पाकिस्तान की मैशत में सुधार ना लाने पाए। जो प्रॉब्लम्स पाकिस्तान में ऑलरेडी चले जा रही हैं वो डीपन हो। ये इमरान खान का पॉलिटिकली जो उनका जो विजन है, कह लें, जो उनका जो फैसला है वो ये हुआ है। और इसलिए इस सिलसिले में वो अपने जो होम टाउन है केपी, जहाँ पे उनकी इस वक्त गवर्नमेंट है, वहां पर से वो आगाज करने जा रहे हैं। बड़ी जल्द नेक्स्ट वीक में वो जलसों का आगाज करने जा रहे हैं। एक तो आज रात में पूरे पाकिस्तान में छोटे छोटे प्रोटेस्ट की वो भी होगा, लेकिन बड़ा जलसा वो पेशावर में करेंगे, जिसमें आपको जो है वो 27 मार्च का जो जलसा था इस्लामाबाद वाला, उसकी झलक नजर आएगी। तो इमरान खान जो है वो टिक कर नहीं बैठेंगे। वो पाकिस्तान की जो तमाम जो पोलिटिकल पार्टीज की गवर्नमेंट इस वक्त बनी है उसको टफ टाइम देंगे। लेकिन इम्तिहान इस वक्त जो है इस कोalition गवर्नमेंट का होगा, बहुत बड़ा इम्तिहान होगा, क्योंकि पाकिस्तान की में जो चैलेंजेस हैं वो बहुत गहरे हुए हैं पिछले 3.5 साल में। पाकिस्तान की इकोनॉमी को उठाना है, पाकिस्तान में इन्फ्लेशन को रोकना है, पाकिस्तान की जनरल पब्लिक को रिलीफ देना है, पाकिस्तान में जो बेरोजगारी का जो सैलाब आया है उसको रोकना है। बहुत बड़े बड़े इम्तिहान है। और जो इस वक्त पाकिस्तान में जो गवर्नमेंट है वो पाकिस्तान की बिल्कुल एक तजर्बाकार लोगों पे मुश्तमिल है। हम उम्मीद करते हैं और ख्वाहिश भी करते हैं कि वो जो है वो पाकिस्तान में जो क्राइसिस आए हुए हैं बहुत सारे, खास तौर पे जो इन्फ्लेशन का और इकोनॉमी का, वो इस पे काम करेंगे। वो विक्टिमाइजेशन पे नहीं जाएंगे जैसे इमरान खान जाते रहे हैं, और अगर वो की तरफ जाएंगे तो वो भी कोई परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। ठीक है सर। देखिए जनरल साहब, मैं आपके पास आऊंगा, उससे पहले जरा एक बार इफ्तिकार साहब के पास जाना चाहूंगा। देखिए, आपने जो बात कही वो कहीं ना कहीं कयूम साहब को थोड़ी चुभी है, जब्बार साहब को भी चुभी है, उस पर भी आपका जवाब लेके। लेकिन उससे पहले इफ्तिकार साहब, जरा आपसे मैं समझना चाहूंगा। देखिए, तमाम पाकिस्तानी मीडिया को हम देख सुन रहे हैं, जो 3 साल का वक्फा रहा है, जो कार्यकाल रहा है इमरान खान साहब का, उसमें देखिए जिस तरह से महंगाई बढ़ी, जिस तरह से डॉलर 180 रुपए पहुंच गया, और फॉरेन पॉलिसी में भी कहीं ना कहीं फेलियर रहा है और जिसका खामियाजा भुगतना पड़ा है। लेकिन आवाम के बीच उतरने की बात जब इमरान खान साहब करते हैं तो क्या क्या हासिल किया इन 3 सालों में, जरा उस पर थोड़ी सी रोशनी चाहेंगे आपसे। इफ्तिकार साहब, जरा आपने शायद अपने आवाज को म्यूट किया हुआ है, हम चाहेंगे जरा उसे खोल लें आप। अभी भी आपकी आवाज हमें मिल नहीं पा रही। डॉक्टर साहब अनम्यूट कीजिए। जी जी, जरा अनम्यूट कीजिए इफ्तिकार साहब। माइक घूम गया। चलिए, हम इफ्तिकार साहब, मैं आपके पास लौटूंगा। जरा जनरल साहब आपके पास मैं आना चाहूंगा। देखिए, कयूम साहब ने साफ साफ ये कहा कि अगर दुश्मन सामने बैठा है तो हम बंदूक उठाएंगे, बंदूक खरीदेंगे भी, भले ही भूखे रह लेंगे। एग्जैक्टली। जनरल साहब, सिद्दीकी साहब को मिसअंडरस्टैंड नहीं करना चाहिए। मैं एक इंटेलेक्चुअल प्लेन पे बात कर रहा हूँ। फिलिप जो हैं अपने पॉल कैनेडी, उन्होंने किताब लिखी है राइज एंड फॉल ऑफ द ग्रेट पावर्स। उसमें उन्होंने ऑस्ट्रिया हंगरी की एम्पायर, नाज़ी जर्मनी, सोवियत यूनियन, ये सारी स्टेट्स का उन्होंने जो है केस स्टडीज़ की हैं, और उन्होंने देखा है कि जो ओवर मिलिटराइज स्टेट्स होती हैं उनका इकोनॉमिक कोलैप्स हो जाता है, इंपीरियल ओवरस्ट्रेच
और जियोपॉलिटिकल ओवर रीच से। आप ज़रूर उसको पढ़ें, मेरे ख्याल आपने पढ़ी भी होगी, बड़ी मशहूर किताब है। और मैं इसके जानिब से आपको कह रहा था कि पाकिस्तान इज़ एन ओवर मिलिटराइज स्टेट, जहाँ पे एक फ़ौज का जो उनकी आपकी फ़ौज है उसका बहुत बड़ा रोल है कंपेयर टू ऑल अदर आर्मीज इन साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया। बहुत ही बड़ा रोल है, बहुत ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल पावर सेंटर रही है हमेशा। 30 साल तो फ़ौज ने डायरेक्टली राज किया है, और उसके अलावा कोई जो 45 साल उन्होंने मोहरे चलाए हैं एक डेमोक्रेटिक फसाड को आगे रखकर फ़ौज ने जो है रूल किया है। और ख़ासकर जो नेशनल सिक्योरिटी के मामले हैं उसमें पाकिस्तान की फ़ौज की चलती है। ये मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था। ये एक ग्लोबल ट्रेंड है। जो भी इस तरह की ओवर मिलिटराइज स्टेट होती हैं उनका बहुत ख़तरा रहता है इकोनॉमिक कोलैप्स हो जाने का, क्योंकि जो पॉलिटिशियन हैं, जो सिविलियंस हैं, वो फिर भी जवाबदार है लोगों को। लोगों की अगर भड़क रहे हैं कि साहब आलू का दाम ज़्यादा है, गेहूं का दाम ज़्यादा है, सब्जी का दाम ज़्यादा है, तेल का दाम बहुत बढ़ गया है, तो वो जवाबदार होते हैं अपनी पब्लिक को। आर्मी किसी को जवाबदार नहीं है, इसलिए वो बेतहाशा खर्चा कर सकती है। और इस खर्चों के चलते जो ओवर मिलिटराइज स्टेट्स होती हैं उसका कोलैप्स हो जाता है। ठीक है सर, ठीक है सर, ये बात शायद कयूम साहब से मैं उनका रिएक्शन लूंगा छोटा सा। सर जरा आप ये समझना चाहेंगे, अब अगर शहबाज शरीफ पीएम बनते हैं कल, जिसकी बहुत उम्मीद अब नजर आ रही है, तो क्या लगता है आपको कि जो कोalition गवर्नमेंट होगा जिसमें एक तरफ जरदारी साहब जो हैं उनका भी दखल रहेगा, बिलावल भुट्टो उनके भी एम्बिशंस हैं, मरियम नवाज हैं, हालांकि वो उनके परिवार ही है शहबाज शरीफ की, अगर हम बात करें फजलुर रहमान है, तो क्या आपको लगता है कि ठीक से चल पाएगा जितने भी वक्त के लिए सरकार रहेगी? जनरल साहब देखिए, जो एक चीज है जिसपे ये सारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, ये कोई ज्यादा लंबा अरसा इस हुकूमत को लेकर चलना नहीं चाहती हैं। तमाम जो कोलिशन पार्टीज हैं उनका एक चीज के ऊपर इत्तेफाक है, और वो है इलेक्शन रिफॉर्म्स के ऊपर, कि किस तरह से फ्री एंड फेयर इलेक्शन वो करवाए जाएं, और उसके लिए नेसेसरी लेजिस्लेशन जो है वो चाहिए। उस हवाले से एक बिल जो है वो सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी में पड़ा हुआ भी है कि जिस तरह से ईवीएम और दूसरा जो समझती है अपोजिशन कि इससे जो इलेक्टोरल प्रोसेस है उसको मैनेज किया जा सकता था, उसको ख़त्म करके इलेक्शन कमीशन को के सिस्टम को मज़ीद ट्रांसपेरेंट बना के और मज़ीद उसको खुद मुख्तार बना के जो है वो आगे चला जाए। ये ना हो कि कल फिर किसी एक पार्टी के हक के अंदर आरटीएस बैठे और फिर इलेक्शन चोरी का इल्ज़ाम जो है वो एक दूसरे के ऊपर लगता रहे। तो ये पहला जो है उनका जिसको कहते हैं प्राइम ऑब्जेक्ट जो है ये है। दूसरा ऑब्जेक्ट जो है वो फिर लेजिस्लेशन से मुतालिक ही आ जाता है, और वो है कि विच हंटिंग या विक्टिमाइजेशन किसी तरह से भी ना हो, और उसका फायदा शायद इमरान खान साहब को भी होगा कि नैब को रिफॉर्म किया जाए, नैब के अंदर जो फ्लॉज हैं उनको दूर किया जाए। और जाहिर है इसके साथ साथ इकोनॉमिकली अब बजट आपके सर पे आया हुआ है, एक बड़ा गहरा वो है, और इसमें यह भी देखना पड़ेगा उनको कि हाँ अगर आप रिलीफ देते हैं तो इमरान साहब कहेंगे देखें मैं पैसे इकट्ठे करके गया था तो ये रिलीफ दे रहे हैं, और अगर इकोनॉमी के बरक्स कोई चीज जाएगी तो इकोनॉमी जो है वो उसको हैंडल करना थोड़ा मुश्किल होगा। तो इसमें अब फिर इंटरनेशनल सिनारियो भी आता है कि सऊदी अरब के साथ, चाइना के साथ और दीगर यूरोपीय यूनियन जो है उसके साथ आपके ताल्लुकात कैसे होते हैं कि जिनकी बेसिस के आप इकोनॉमिक्स जो है उनको ठीक कर सकें। तो चैलेंजिंग टाइम्स हैं, चैलेंजिंग टाइम्स हैं। अब देखना होगा उसको किस तरह से निभाएंगे शहबाज साहब अगर बनते हैं प्राइम मिनिस्टर, जिसकी पूरी उम्मीद नजर आ रही है। इफ्तिखार साहब, आपसे थोड़ा हमारा संपर्क टूटा था, लेकिन अब उम्मीद करते हैं कि अब आपसे बात हो पाएगी। जो सवाल मेरा आपसे था कि अब जब आवाम के बीच जाने की बात इमरान खान साहब ने बहुत जोर से की उस दिन जब उन्होंने एड्रेस किया नेशन को एज प्राइम मिनिस्टर, तो उन्होंने कहा कि मैं आवाम के बीच में जाऊंगा क्योंकि मुझे आवाम ने बनाया है और मैं आवाम की वजह से ही हूं जो कुछ हूं। मैं खिलाड़ी के तौर पर एक खिलाड़ी हूं, आखिरी बॉल तक जो है उम्मीद नहीं हारता हूं।
तो आवाम के बीच जब वो जाएंगे तो ये सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। महंगाई किस कदर बढ़ी, डॉलर 180 रुपया हो गया, और ये जिस दौर से पाकिस्तान गुजरा है, वो सवाल के जवाब देने होंगे इमरान खान साहब को। देखिए जी, जाहिर है जब 3 साल कोई 8 माह हुकूमत रही तो हमें जबरी हटाया गया है, तो जब जाएंगे लोगों के पास तो जरूर लोगों को बताएंगे कि हमने बड़े महदूद वसाइल के होते हुए जो हेल्थ कार्ड एक गरीब को दे दिए, हर घराने में 10 लाख रुपए का एक ट्रीटमेंट का उनके पास इंश्योरेंस मिल गई है। हम उनको ये भी बताएंगे कि जो डैम कभी पाकिस्तान की तारीख में नहीं बने थे वो भी हमने बनाने शुरू कर दिए। हम कोशिश करेंगे उनको ये बताएंगे कि जो ऑरेंज ट्रेन और जो मेट्रोस पाकिस्तान के अवाम का खून चूस रहे हैं, हमने उसकी बजाय जो पेशावर का काम किया है वो अपने वसाइल के ऊपर किया है। हम उनको बताएंगे जो मोटरवेज ये 37 करोड़ पर किलोमीटर पे बनाते थे, 37 अरब सॉरी, तो वो हमने जनाब अली 17 पे बनाएंगे। हम और कुछ इनको जरूर बताएंगे। मेरे दोस्तों का ये ख्याल है कि वो बड़े अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर थे शहबाज शरीफ साहब, तो हम लोगों को ये बताएंगे कि हमने कोई मॉडल टाउन नहीं किया, हमने कोई नौजवान हामला खवातीन के मुंह के अंदर जो है ना गोलियां नहीं मारी, ना हमने सब्जादार केस किए, ना हम वो शोले फिल्म के जेलर की तरह जो अंग्रेज दौर का जेलर बढ़के लगाई, ना हमने लंबे बूट पहन के पानी में खड़े हुए टैंक बना दिए। बहुत कुछ किया हमने। वो जनूबी पंजाब जो पिसा हुआ था उसको 33% वहां पे बजट मखसूस करके लोगों को काम किया। सर हमारे पास बहुत कुछ है। ठीक है सर। इफ्तिखार साहब देखिए, आपकी पार्टी है और आपकी सरकार रही है। एक सेकंड जी जी जी, बोलिए आप, थोड़ा सा वक्त और ले लीजिए। कि वो जनरल बख्शी साहब ने ये फरमाया था कि 3A आर कमांडिंग पाकिस्तान। चलिए मान लिया कि आर्मी हमारे साथ नहीं रही, और ये भी मान लेते हैं कि अमेरिका हमारे साथ नहीं है, लेकिन जिस ताकत की वो बात कर रहे हैं कि सर वो कभी क्यूम सिद्दीकी साहब से और राणा साहब से पूछिए कि अल्लाह की ताकत अगर हमारे साथ है तो हमें क्या है। हमने तो बहुत कुछ कर लिया सर। हम जब अपने मौत में अपनी कब्र में भी जाएंगे तो हमारे पास जो हमारे क्रेडिट में बहुत सारी चीजें हैं जो बख्शी साहब को नहीं पता। बाकी रही फौज की बात, क्योंकि जनरल साहब हैं, ये हमेशा फौज हमारी को बीच में ले आते हैं। ये लड़ाई हमारी सियासतदानों की थी। अगर हमारे पास 172 होते तो हम जीत जाते वहां पे। तो इसमें मैं समझता हूं कि बाजवा का क्या रोल है, ये मेरी समझ से बाहर है। कि ये जब भी इंडियन कोई भी चैनल हुआ उसने, मैं 2 महीने से आ रहा हूं, हर बंदा ये कह रहा है कि आपकी फौज से लड़ाई हो चुकी है और फौज ने आपको हराना है। बाबा फौज का हमारे साथ क्या है, वो अपना काम करते हैं, हम अपना काम करते हैं। हमने फौज को तकड़ा सर इसलिए रखना है कि आपने 24 साल के अंदर इस मुल्क का आधा तो आप तोड़ दिया आपने अपनी ताकत पे। हमारी ताकत जो है हम चाहते ही हैं कि आपके बराबर, इसलिए हमारा बजट जो है उसके ऊपर ज्यादा हमें खर्च करना पड़ता है। आप नेक नियति से हमें कबूल कर लें, कश्मीर का मसला हल कर दें, लोगों को मारना छोड़ें। जिंदाबाद मुर्दाबाद एक चैनल पे नारा लगता है तो जनाब तीसरे दिन आप उसको गोली मार देते हैं। अच्छा सर, ये भी बता दीजिए, अब चूंकि शाह महमूद कुरैशी साहब भी नामांकन दाखिल करने वाले हैं, यानी अभी भी आपको लगता है, उम्मीद है, उम्मीद की किरण कहीं ना कहीं नजर आ रही है आपको सर? सर आखिरी गोली, आखिरी बॉल और आखिरी चीज तक तो हमने खेलना है। आप ये देखें कि वो कितनी जान लड़ाई है उन, और बड़ी मुश्किल से 174 यानी 2 ऊपर ले गए। तो हम लड़ेंगे सर, हम लड़ेंगे। हमारे शाह कुरैशी साहब आएंगे, हम लड़ेंगे इंशाल्लाह। हम कोशिश करेंगे, अपने आप को वहां रखेंगे। हम पावरफुल चाहते हैं अपनी असेंबली। ठीक है सर। राणा साहब जरा आपके पास आना चाहूंगा मैं। देखिए, जो एड्रेस था इमरान खान का, उन्होंने अमेरिका को सीधे सीधे अपने शब्दों से आंखें दिखाने की कोशिश की। उन्होंने हिंदुस्तान की तारीफ की, एक बार नहीं 3 बार की। उन्होंने सिर्फ कश्मीर पॉलिसी की बात की और आरएसएस आइडियोलॉजी की बात की। उसको छोड़ दिया जाए तो हिंदुस्तान को कोई भी सुपर पावर आंख नहीं दिखा सकता है। यह पहली बार एक प्रधानमंत्री ने इस तरह से करने की कोशिश की। और फिर उन्होंने एक बात कही कि मैं आवाम के बीच में जाऊंगा, आवाम मेरी है, वो मुझे समझती है। क्या आपको लगता है कि इस तरह की चीज करने वाला, यानी अमेरिका को सीधे सीधे और फौज से पंगा लेने वाली बात भी, मैं ये शब्द यूज कर रहा हूं, ये बात भी उनकी तरफ से आई थी? देखें, जो आपने अवाम के पास जाने की बात की है, तो जो इस वक्त हालात पाकिस्तान के बन चुके हैं, चूंकि पीटीआई के हमारे दोस्त हमारे साथ हैं, इन्होंने कहा कि हम अवाम के पास जाएंगे तो हम बताएंगे हमने ये किया वो किया। मैं सिर्फ 2 बातें बता देता हूँ। आपने कहा हमने मॉडल टाउन नहीं किया। आप अवाम के पास जाएं और अवाम के पास जाके बताएं कि आपने साहिवाल किया।
आपने उन बच्चों को, उनके माँ बाप को क्या किया। आप उसके बाद आप अवाम के पास जाएं, आप उन्हें बताएं कि डॉलर जब आपने गवर्नमेंट ली थी उस वक्त क्या रेट था और आज क्या रेट है। आप अवाम के पास जाएं कि जिस वक्त आपने गवर्नमेंट ली थी उस वक्त पेट्रोल का क्या रेट था और आज क्या रेट है। आप अवाम के पास जाके उन्हें बताएं कि जिस वक्त आप गवर्नमेंट में आए थे घी की क्या रेट थी और दालों के रेट क्या थे और आज क्या है। तो ये तो जब आप अवाम के पास जाएंगे तो उस वक्त आपको पता चलेगा कि अवाम क्या कहती है। अवाम इस वक्त सुबह से लेके शाम तक, मैं ऑफिस आने तक और बाहर जहां भी मैं मिलता हूं, जिन लोगों से मिला हूं, उनके चेहरों पे मैंने आज मुस्कुराहट देखी है कि खुदा का शुक्र है कि जो महंगाई से हम पिस रहे थे वो बंदा आज हमारे पास नहीं रहा है। अब पता नहीं कौन से लोग हैं जो आप देख रहे हैं कि जी वो इमरान खान के लिए निकलेंगे। मुझे नहीं लगता कि आज रात को कॉल दे जो इमरान खान साहब ने दी हुई है वो देख लीजिएगा, मान लेते हैं लेकिन जी, आज रात चेक के कर लोग लेते नहीं निकलेंगे। इफ्तिकार साहब देखिए सीधे सीधे चैलेंज कर रहे हैं राणा साहब। वो ये कह रहे हैं कि आवाम जिनकी बात इमरान खान साहब कर रहे थे, इस पर कुछ आप टिप्पणी करना चाहेंगे, फिर मैं जरा जनरल साहब के पास भी जाऊंगा। इफ्तिकार साहब। जी, मैं यही कहूंगा कि ये मेरे छोटे भाई हैं, इन्होंने बड़ी चीजें दोहराई हैं। पता नहीं ये कहाँ रहते हैं, इनको ये नहीं पता कि इस कोविड के दिनों में भी पाकिस्तान ने तरक्की की है और पाकिस्तान की ग्रोथ जो है 3.78 रही। अब आप जो रुपए की बात करते हैं, आपने मजबूरन इसको हमारे इसहाक साहब ने बांध रखा था। इस दौरान हमारी टेक्सटाइल की नेगेटिव ग्रोथ में लेके गए थे। अच्छा, कयूम साहब मैं आता हूं जरा, इफ्तिकार साहब अपनी बात कह लें, फिर कयूम साहब मैं आपके पास आता हूं। 4-5 लोगों से मेरा मुकाबला हो रहा है और मैं इंशाल्लाह आपको जवाब दूंगा। अच्छा, कोविड में हमने जनाब टेक्सटाइल एक्सपोर्ट की, मैं आता हूं राणा साहब, आता हूं जरा आपके पास एक एक करके, क्योंकि थोड़ा मुश्किल हो रहा है समझना। इफ्तिकार साहब आप अकेले हैं क्योंकि 3 साल आपकी सरकार रही है, तो जवाबदेही बनती है आपकी सर, तो इसीलिए वो सवाल तो उठेंगे थोड़े थोड़े। जवाब देंगे सर, जवाब देंगे जी हम कोई जवाब देंगे, लेकिन ये भी नहीं कि हम एक हजूम को जवाब देना शुरू कर दें कि मैं राणा साहब को जवाब दूं, उधर से सिद्दीकी साहब बोल पड़े और बीच में जनाब अली वो अगर वो नहीं बोल रहे हैं, उनकी मेहरबानी जनरल साहब की, और फिर ऊपर वो क्या कहते हैं कि मरे को मारे शाह मदार, ऊपर से आप आ जाएं बात करते हो, तो बात तो सुने। चलिए सर, चलिए बोलिए सर। बात कर रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ, मैं ये बता रहा हूँ कि हमने ये किया और हम जाएंगे अवाम के पास। आपको 27 मार्च का वो जलसा नहीं याद? आप किस रास्ते से अपने आपस में गए हैं सर? आप कहीं नून लीग के दफ्तर से होते हुए गए हैं? सर माजी इतिहास की बात मत कीजिए सर, आप आज रात 9 बजे की बात कर रहे हैं, तो राणा साहब सीधे सीधे कह रहे हैं कि आज रात 9 बजे भी देख लेंगे। चैलेंज है सर। ये भी राणा साहब इस्लामाबाद में, सिद्दीकी साहब भी रहते उधर ही, और मैं तो खैर हार्ट पेशेंट, एक बीमार आदमी, अपना बेटा भेज दूंगा, जाएं दिखाएं आपको कि दुनिया किधर है। F9 पार्क में आ जाइए सर, बड़ा खूबसूरत जगह है, बड़ा इस्लामाबाद मोस्ट ब्यूटीफुल है और द मोस्ट ब्यूटीफुल उसकी जगह है। और जब आप देखेंगे तो फिर ये जो है ना, ये जो अभी तासुब की ऐनक आपने लगा रखी है राणा साहब, इसको उतार के देखिएगा, इसको इस निगाह से देखिएगा कि इमरान के चाहने वाले कितने। ठीक है सर, राणा सर मैं आपके पास आऊंगा और सिद्दीकी साहब आपके पास भी। जनरल साहब आपने बहुत ध्यान से सुना जो बातें इफ्तिखार साहब ने कही हैं, चूंकि उनकी पार्टी है, 3 साल राज किया उनकी पार्टी ने, तो क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान जैसा वो कह रहे हैं कि इतना कुछ हमारी सरकार ने किया, और अब जब आवाम के बीच में हम जाएंगे तो आप भी देखेंगे, आज रात 9 बजे के लिए वो चैलेंज भी कर रहे हैं कि देखिएगा कितना बड़ा हुजूम उमड़ेगा। जनरल साहब देखिए, वी वुड ऑल्सो लाइक टू वॉच इट विद कीन इंटरेस्ट। मैं बड़ा साफ तौर से कह दूं कि हमको भारत में बड़ी खुशी होगी कि अगर डेमोक्रेसी, रियल डेमोक्रेसी टेक्स रूट इन पाकिस्तान, नॉट अ गाइडेड डेमोक्रेसी, नॉट अ डेमोक्रेसी पुश्ड बाय द मिलिट्री एज अ फसाड, अगर वो टेक रूट कर जाए पाकिस्तान में, तो एक तो लोगों के मसाइल हल होंगे, नंबर 1, और नंबर दो वो कम से कम डेमोक्रेसीज आपस में लड़ाई कम करती हैं, उनको ज़्यादा तवज्जो देती हैं कि हमारे लोगों के पास खाने पीने के लिए है कि नहीं। साउथ एशिया में एक बड़ा फिनोमेना हम देख रहे हैं, श्रीलंका में कहर हुआ पड़ा है इकोनॉमिक, पाकिस्तान में कहर हुआ पड़ा है इकोनॉमिक। कॉमन क्या है? दोनों देश बेल्ट रोड इनिशिएटिव जो चाइना का था उसके तहत इन्होंने बड़ा हिस्सा लिया, बड़े गर्मजोशी से शरीक हुए, लेकिन हुआ क्या है? डेट ट्रैप में दोनों मुल्क फंसे हुए हैं इस वक्त, और बेसिक कॉज तो इकोनॉमिक था। इसको जो ट्विस्ट दिया है तहरीक इंसाफ पाकिस्तान ने, जो पॉलिटिकल नैरेटिव बनाया है, वो एक खुद मुख्तारी का नैरेटिव बनाया है, वो एक फॉरेन इंटरफेरेंस का नैरेटिव बनाया है, एक एंटी आर्मी नैरेटिव बनाया है।
और देखना है कि हाउ मच द पीपल ऑफ पाकिस्तान बाय दैट नैरेटिव, गो बाय दैट नैरेटिव। मेरे जो पाकिस्तानी फ्रेंड्स हैं, मैं उनसे पूछना चाहूँगा, क्योंकि कल रात मैं कोई 1 बजे तक अपनी टीवी चैनल्स पे बैठा हुआ था, क्या सच्चाई है इसमें कि इमरान खान साहब ने बाजवा साहब को सैक करने की कोशिश की लास्ट में जाते जाते? क्योंकि अभी तक हमें क्लैरिटी नहीं आई है इसके ऊपर। बहुत सी चैनल्स कह रही है कि हाँ साहब ये हुआ था, और कह रहे हैं कि नहीं हुआ था। आप लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान की फौज का कुछ लेना देना नहीं है। तो बाजवा साहब को सैक करने की क्या ज़रूरत आ गई इमरान खान साहब को, और जबकि वो इतने एम्बैटल्ड कंडीशन में थे when he was playing such a weak hand? I would like to learn from my पाकिस्तानी गेस्ट। ठीक है सर, असलियत क्या है, ग्राउंड पे क्या है? ठीक है सर। कयूम साहब ठीक है सर, मैं एक एक करके आता हूं। चलिए इफ्तिकार साहब, पहले आप जवाब दे दीजिए। मैं मोहतरम जनरल बख्शी साहब को ये कहूंगा कि जनरल साहब, जब ये चीजें हो रही होती हैं तो आपको पता है कि ये फेक न्यूज का एक दौर चल रहा है। ये भी एक गलत खबर है जिसमें हमारे स्पोक्स पर्सन शहबाज गिल ने भी, और आज सुबह भी मैंने एक ट्वीट में इसका जवाब दे दिया है। मुझे ये बताइए कि एक शख्स इतने बड़े बहरान में फंसा हो, पाकिस्तान की सारी सियासी पार्टी, 14 सियासी पार्टियों ने उसको घेर रखा है, तो दूसरे मानों में वो एक लफ्ज जो होता है पंगा लेना। इमरान खान जरूर आपकी नजर में कोई, आप समझते होंगे मेरे ये दोस्त के इमरान खान इतना समझदार नहीं है, लेकिन इतना बेवकूफ भी नहीं है कि वो एक स्ट्रॉन्ग आर्मी के चीफ को वो हिट करे। वो कोई नवाज शरीफ तो नहीं है ना सर, कि वो हवा में ही जो त्यारा हुआ केस में चला गया और वो ऐसी बेवकूफी करे। नहीं करेंगे सर, हमारी फौज है, हमें क्या है। अगर वो जनरल साहब रहते हैं, उनको एक्सटेंशन वज़ीर आज़म ने दी थी, अगर और मांगते वज़ीर आज़म तो हो सकता है वो दे देते, और अगर ना भी देते लेकिन अंदर बैठ के आराम से बात होती। ये ऐसी ये फजा ऐसी है। देखिए, जब ब्रिटिश आर्मी से इंडियन आर्मी अलग होती है और पाकिस्तान की आर्मी अलग होती है, ट्रेनिंग तो आपकी ऐसे ही होती है ना। ऐसे नहीं होता कि सर आज तक पाकिस्तान में मार्शल लॉ जरूर लगे, लेकिन क्या कभी आपने ब्लडी खूनी मार्शल लॉ देखा? एक फौजी ने, जनाब अली ब्रिगेड, वो 111 ने उठा ली बंदूक और दूसरे मंगला डिवीजन के ऊपर चढ़ दौड़े। ये बड़ी ऑर्गेनाइज फौज है, और ऑर्गेनाइज फौज के जो हमारे वज़ीर आज़म हैं, पढ़े लिखे हैं, वो ऑक्सफोर्ड में सर वो वहां से पढ़ के निकले हैं और ज़हीन आदमी है, वो ऐसी हमाकत नहीं कर सकते, इसको हमाकत कहें। ठीक है सर, तो ये मैं ठीक है सर। सिद्दीकी साहब, जरा इस पे आपकी भी मैं रोशनी चाहूंगा। जो सवाल जनरल साहब ने पूछा है जनरल बाजवा को लेकर और इमरान खान को लेकर, और दूसरा जिस स्थिति में, जिस कंडीशन में पहुंची पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इसके लिए आप किसको जिम्मेदार मानते हैं? देखिए, ये इसमें तहरीक इंसाफ की अपनी सारी, इनको किसी ने कुछ नहीं कहा, ये खुद ब खुद ही, इनके लिए तो बड़ी आइडियल सिचुएशन थी कि पाकिस्तान की फौज जो है वो इनकी पुश्त के ऊपर खड़ी थी। पाकिस्तान की अदलिया, हालांकि इन्होंने बंद बैंकों की रसीदें दी थी, लेकिन उन्होंने इन्हें सगेशियस और राइटियस करार दिया, सादिक और अमीन करार दिया। इनका बनी गाला का घर जो कि रेगुलर था, उन्होंने उसको भी रेगुलर करके दिया। फौज ने पूरी टीम जो है वो इनको इकट्ठी करके दी। इनको कासिम सूरी साहब को भी अभी तक जो है वो स्टे ऑर्डर के ऊपर चल रहे हैं, हालांकि वो धांधली के इल्जामात में वो हो गए थे। तो इनको कौन कौन सी चीज नहीं है जिससे स्पून फीडिंग नहीं की गई, लेकिन अब ये चलने के लिए काम ही नहीं कर रहे थे, तो क्या किया कुछ जाए? अच्छे काम भी गिना दीजिए सर। मुझे अच्छे काम, एक काम अच्छा किया कि कल जो है वो जिस तरह से वो वो भी मैं उसको अच्छा नहीं कह सकता, लेकिन ये इन्होंने भी बीआरटी की बात की। इन्होंने बीआरटी 14 अरब में बनानी थी, लेकिन 100 अरब रुपए से ज्यादा 5 साल के अंदर 8 साल बनाने में इन्होंने वक्त लगाया। ठीक है, इनके ये जो है जब ट्रेन जो है वो ऑरेंज ट्रेन और दूसरे प्रोजेक्ट्स जो हैं मेट्रो के, उनको उनके फीते ये काटते रहे। जितने अब तक प्रोजेक्ट्स पिछली गवर्नमेंट ने लगाए थे और वो मैच्योर हुए हैं, उनके इमरान खान साहब ने सिर्फ तख्तियां लगाई हैं या फीते काटे हैं, इसके अलावा कोई एक प्रोजेक्ट नहीं। अभी ये डैम की बात कर रहे थे, बादशाह दयामत डैम के ऊपर 100 अरब रुपए से जमीन एक्वायर करके गई थी। ये परवेज मुशर्रफ के दौर की बात है, और ये इनको तो बाबा रहमते जो थे, उन्होंने फैमिली प्लानिंग करने के लिए भी इनको जो है ना सुप्रीम कोर्ट ने
वो भी तरीके करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन करके तो इनको ऑक्सीजन फराहम की थी। तो इनका तो मतलब सवाए सर आप लगातार आप नंबर काट रहे हैं इनके। 100 में से मैंने कुछ नंबर मांगे थे, आप तो एक भी देने को तैयार नहीं है। चलिए, वो जो दूसरा सवाल जनरल बख्शी साहब का था, उसका क्या जवाब है सर? जनरल बख्शी साहब का जो सवाल था उस पर देखें, अगर ऐसी कोई बात हुई थी तो आज इमरान खान साहब का ट्विटर हैंडल चल रहा है। इमरान खान साहब बहुत बहादुर इंसान हैं। इमरान साहब जो है बहुत खुददार आदमी हैं। तो वो, और अभी तक उन्होंने अपना जो प्रोफाइल है उसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान लिखा हुआ है। तो आज एक उन्होंने ट्वीट भी किया 1947 जो आपने जो शुरू में की थी। जी। तो अगर ऐसी बात होती तो आज वो बता देते हो। और दूसरी बात यह है कि ISPR जो है वो उसने मुसलसल BBC को भी इस स्टोरी के ऊपर जो है उस हवाले से क्लैरिफिकेशन ISPR की भी आई है। तो मेरे पास तो यही इंफॉर्मेशन है, और अगर मेरे पास इंफॉर्मेशन ये होती, और भी बहुत सारी जो है बातें चल रही हैं मेरा नहीं ख्याल है कि ऐसी कोई बात है। ठीक है, बात ये है कि वो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद जी, ऑल एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल अथॉरिटीज वर अंडर ओथ कि वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला जनरल बख्शी, अब आखिर में जरा वक्त कम है मेरे पास, मैं आखिर में आपसे जानना चाहूंगा, अब अगर शहबाज शरीफ PM बनते हैं पाकिस्तान के, तो देखिए साथ साथ जरदारी साहब हैं, बिलावल भुट्टो हैं, और कहीं ना कहीं फजलुर रहमान का भी कुछ दखल जरूर रहेगा। तो ऐसे में जो कोएलिशन गवर्नमेंट बनेगी, कितनी उम्मीद नजर आती है आपको? देखिए, जैसा कि कह रहे थे हमारे पाकिस्तान के इंटरलोक्यूटर्स, शहबाज शरीफ साहब एडमिनिस्ट्रेटिवली बड़े एक्सपीरियंस्ड हैं। ये भी कहा जा रहा है कि उनका फ़ौज के साथ बेहतर ताल्लुकात हैं, और भुट्टो साहब भी हैं, वो फॉरेन मिनिस्टर रहेंगे। मेरा ख्याल ये जो आएगी एडमिनिस्ट्रेशन, इसकी ज़्यादा तवज्जो अंदर की तरफ होनी पड़ेगी, क्योंकि इनको इकॉनमी को उभारना है। अगर ये इलेक्शन फिर जाके फेस करना चाहते हैं आवाम के सामने, they will have to bring about a dramatic change in the economy. I think it should absorb all their energies. ठीक है, इफ्तिकार साहब, अब आखिरी सवाल आपसे है मेरा। रिश्ते रहते हैं जी, इफ्तिकार साहब, आखिरी सवाल आपसे है। क्या रिश्ते रहते हैं पाकिस्तान की फौज के साथ? कश्मीर का मामला उछलेगा, बॉर्डर पे टेंशन होगी अगर पाकिस्तान की फौज समझती है कि ये गलत दिशा में जा रहे हैं तब। ठीक है, इफ्तिकार साहब, आखिरी सवाल आपसे है मेरा कि देखिए, इमरान खान साहब ने एक बात और कही थी, उन्होंने कहा कि मैं स्पोर्ट्समैन रहा हूं, और जाहिर बात है उन्होंने बेहतरीन स्पोर्ट्समैन वो रहे हैं, वर्ल्ड कप जिताया और बेहतरीन कप्तान वो रहे हैं। लेकिन आपको लगता है कहीं जो पॉलिटिक्स है ऑल टुगेदर एक डिफरेंट बॉल ऑफ गेम है, वो समझने में कहीं कोई चूक हुई उनसे? देखें, बैसियत इंसान जरूर चूक हुई होगी, ये तो बिल्कुल गलत बात है अगर इंसान ये कहे कि गलती नहीं करता। इंसान गलतियों का मजमूआ है, किसी जगह की होगी, लेकिन ब्लंडर्स नहीं किए, मुल्क की दौलत लूट के हेवन फील्ड्स नहीं खरीदे, सिरे महल नहीं बनाए, कोई लूट मार इस तरह की नहीं की जिस तरह हमारे ये साफी उनको बड़ा डिफेंड कर रहे हैं। और पाकिस्तान में वो फुरेजी नहीं की, अपने मुखालफिन को क्रश नहीं किया, जाने नहीं खत्म की, भुट्टो की तरह डॉक्टर नजीर को नहीं मारा, कभी किसी मलक सुलेमान को। चलिए सर, वक्त इतना ही था मेरे पास। इफ्तिकार गुज्जर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इंडिया टीवी से जुड़ने के लिए। जब्बार चौधरी साहब भी हमारे साथ थे, उनका भी शुक्रिया। कयूम सिद्दीकी साहब, मेजर जनरल GD बख्शी साहब और राना अली जोएब साहब, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इंडिया टीवी के साथ जुड़ने के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर